मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनाइट स्टडी। आज हम लोग सीटेट के मैथ की पेडागोजी और मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग मैथ के अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। टीएलएम में जिसका टीएलएम का यूज होता है मैथ में, वो कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस देखते हैं। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीके की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, तुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में नोइंग वेज इन विच असेसमेंट इफेक्टेड दी कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे असेसमेंट है, मूल्यांकन है, ये लर्निंग पर इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, हम और तैयारी की मेहनत करेंगे। अगर कम आ रहे हैं तो कुछ बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, तो वो आगे मेहनत नहीं करते हैं। तो ये तो लीस्ट तो नहीं होगा, ये तो इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा देखते हैं, प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशंस टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। ये कुछ गलत लग रहा है। जैसे कि हम लोग अगर बच्चों की गलत क्वेश्चन को डायरेक्ट उसका सोल्यूशन दे देंगे तो बच्चे जानेंगे कैसे? पहले उनको सिखाएंगे, पहले वो खुद समझें। तो ये तो चीज़ गलत हो सकती है। लेकिन आगे देखते हैं, इनहेंस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। अगर उन्हें फीडबैक देंगे, उनके जो भी वो गलत कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसका अगर फीडबैक देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, उन्हें समझाएंगे, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। ये लेस इंपॉर्टेंट थोड़ी नहीं होगा। यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग। अगर हम लोग रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करने के लिए, भी इंपॉर्टेंट है। एक मतलब हम लोग मेहनत करिए और उसका रिजल्ट मिलना, ये साबित करता है कि हमने कितनी मेहनत करी, हमें कितना आता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल को, ये लर्निंग जो अधिगम शिक्षण अधिगम है, इसमें ये न्यूनतम संभावना रखता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, रोहित रियलाइजेज दैट स्क्वायर इज बोथ अ रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल। ही इज एट व्हाट स्टेज ऑफ वेन हील विजुअल थिंकिंग। हिंदी में देखते हैं। रोहित ने अनुभव किया कि जो वर्ग है एक समचतुर्भुज है और एक आयत, दोनों ही है। यह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वैन हील ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में पता होना चाहिए। जो वैन हील है, वैन हील ने ज्योमेट्री, रेखा गणित पे सिद्धांत दिया था। वैन हील का जो सिद्धांत है वो रेखा गणित का है। इसमें उन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे, 5 स्टेप्स बताए थे। और जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेप, वो हमेशा शुरू होता है 0 से। वैन हील ने लेवल बताए थे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। जो लेवल 1 है वो होता है विजुअलाइजेशन का, मतलब पहचानना। विजुअलाइजेशन लेवल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन करना कर लेते हैं और छांट लेते हैं। जैसे कि बच्चों से हम पूछ सकते हैं, जैसे बच्चे बता देंगे ये ट्रायंगल है। अगर बच्चों से लेकिन ये पूछेंगे क्या ये ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। पर ये बच्चे बता देंगे ये ट्रायंगल होता है। ये होता है विजुअलाइजेशन। वो देख के बता देंगे हाँ ये चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये वृत्त है, ये गोला है, ये वो बता सकते हैं। ये होती है विजुअलाइजेशन स्टेज। हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल है लेवल 1, जो होता है एनालिसिस का। अब बच्चे क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में इसमें बच्चे क्या करते हैं कि छात्र ज्यामितीय आंकड़ों के गुणों का विश्लेषण व नामांकन शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चे एनालाइज कर लेते हैं कि ये भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है। बच्चे ये सब बता देंगे और उसका नामांकन भी कर लेंगे। जो लेवल 2 होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन या फिर रिलेशनशिप का, जो बीच में संबंध बताता है। इसमें होता है गुणों और आंकड़ों के बीच के संबंध को समझना और तार्किक परिभाषाएं बनाना। बच्चे अब इनका लेवल 2 में क्या करेंगे कि इनके बीच में संबंध बता लेंगे। जैसे त्रिभुज में और वृत्त में, आयत में, समचतुर्भुज में बच्चे संबंध स्थापित कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएं भी समझने लगेंगे, परिभाषाएं भी बताने लगेंगे। अब आता है लेवल 3। जो लेवल 3 होता है डिडक्शन का। इसमें बच्चे आकृतियों के अंतर को समझने लगेंगे। डिडक्शन मीन्स होता है माइनस। इसमें अंतर समझ लेंगे कि इन सब में अंतर क्या होता है। इसमें बच्चे अंतर जानने लगेंगे। और लेवल 4 होता है रिगर। रिगर में होता है, इसमें बच्चे इसमें ज्यामिति को गणितज्ञ के रूप में समझा जाएगा। इसमें बच्चे जब ये सब इनको नॉलेज हो जाएगी तो इसमें बच्चे जैसे महारत हासिल कर लेंगे, वो गणितज्ञ बन जाएंगे। मतलब इनको अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी आकृति क्या है, उसका नाम क्या है, हम क्या रिलेशनशिप है उनके बीच, उनके क्वेश्चन वो लेवल 4 में वो सॉल्व करेंगे।
हम लोग ने लेवल्स पढ़ लिए कि वेन हील ने कितने कॉन्सेप्ट दिए थे, वेन हील का ज्योमेट्री मॉडल क्या था, हम उसके अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। रोहित ने अनुभव किया कि जो वर्ग है, ये जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज भी है और एक आयत भी है, दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? अब देखिए ये संबंध बता रहा है, ये वर्ग का समचतुर्भुज और आयत से क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। तो आंसर सही है तुम्हारा, ये तो हमें सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, थर्ड, तीसरा स्तर क्या था? निगमन, डिडक्शन का। ये डिडक्ट तो अंतर तो फाइंड आउट नहीं कर रहा है, ये संबंध बता रहा है, ठीक है। हम लोग का तीसरा देखते हैं, जीरो लेवल, लेवल जीरो पहचानना, विजुलाइजेशन। ये देख तो उसने लिया, उसने पता कर लिया कि क्या वर्ग होता है, क्या समचतुर्भुज है, क्या आयत है। ये लेवल तो होगी नहीं। अब देखते हैं लेवल 4, ये जो ऑप्शन 4 है, स्तर 1 एनालिसिस। एनालिसिस में तो बच्चे ने एनालिसिस तो ऑलरेडी कर लिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेवल ऑप्शन 1 स्तर 2 संबंध, मतलब रिलेशनशिप इसमें बता रहा है बच्चा वर्ग और आयत के और समचतुर्भुज के बीच का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ होल नंबर इज रिफर्ड टू एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में पढ़ लेते हैं कि नहीं, दो पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, और जो पूर्ण संख्याओं का योग है उसका जो आंसर है वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। ये जो पूर्ण संख्या के किस गुण को किस प्रकार उल्लेखित करता है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये फ्रैक्शन या नंबर्स की प्रॉपर्टी हैं। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होती है? ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग मीन्स इसमें नंबर की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हमने लिखा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी। इसमें हमने ग्रुपिंग कर ली, आंसर दोनों का सेम आएगा, बस हमने ग्रुपिंग कर ली और हमने बता दिया कि इस प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करा लिया। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएट करना, जोड़ना, लिंक बताना, ग्रुपिंग करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, वितरण गुण। वितरण गुण में क्या होता है? जैसे ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, ठीक है। हमने ए प्लस बी लिखा तो ये क्या हो जाएगा? बी प्लस ए, इसमें भी इक्वल आएगा। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है क्लोजर प्रॉपर्टी, समवरक गुण। इसमें क्या होता है? द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, जो आंसर है वो हमारा मतलब डायरेक्ट हमने सिर्फ सॉल्व कर लिया, ए प्लस सी अपॉन बी डी। हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब हम दो कोई भी फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं और हमें आंसर मिल रहा है, वो भी एक होल नंबर होगा, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मीन्स होता है चलना। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, हमारा आंसर सेम आएगा दोनों में। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट में हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लोजर में हम लोग रैशनल को सम करके हमारा एक होल नंबर मिलता है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव मीन्स चलना। जैसे 2 + 3 = 3 + 2, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा? ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगी, समवरक गुण है। Move to the next question. Which of the following statements regarding mathematics teaching learning is incorrect? कौन सा जो स्टेटमेंट है TLM के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स में कौन सा गलत है? गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन. ओके, आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज. Mathematical learning is a social process involving dialogue. Culture and context has no role in constructing knowledge. अब देखिए, मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी नॉलेज। जैसे प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्वेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, उन्हें लिखा होता है ये 1 है, ये एक गोला है, ये 2 है, वो ऑब्जर्व करके चीज़ों को आसानी समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में। ये तो सही है। आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन मतलब तर्क और वार्ता। जैसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, हम लोग तर्क करेंगे, वार्ता करेंगे, हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, हमें गलत बताना है। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स, ये भी बिल्कुल सही है। सोशल प्रोसेस होता है, डायलॉग का सामाजिक प्रक्रिया होती है, संवाद सम्मिलित होता है। स्टेटमेंट होता है, इसने राम ने इतने रुपए, इतने राम के पास इतने रुपए थे, उसने इतने का सामान खरीद लिया, इतने से इतने का। अगर हम लोग संवाद करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो ईजिली हो जाएगा। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये गलत है। कल्चर और कॉन्टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का। गणित में संस्कृति और संदर्भों का पूर्ण भूमिका है। जैसे बोला जाता है 420 AD, 410 BC, ये सब चीज़ें में AD, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हम गणित, हम इसके हमें संस्कृति की नॉलेज के लिए, अपने जो एंशियंट में जितने भी डेट्स हैं उनको समझने के लिए हमें मैथ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारा गलत आंसर है। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, हमें सही बताना है रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल. ओके, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो उनकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स को, उसको इंक्रीज करना चाहिए। सही लग रहा है, आगे देखते हैं। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, बच्चों को एक सीक्वेंस से उसके नंबर्स को बता देना चाहिए। देखते हैं आगे। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमेरिकल शुड प्रिसीड काउंटिंग, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। अच्छा, प्राइमरी लेवल के बच्चों को देखते हैं। ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम देखते हैं इसमें ए डी सही है या ये सही है, सी डी सही है, ए बी सही है कि बी सी सही है। अब देखिए जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है नंबर्स के पीछे शुड बी इनकरेज, ये तो सही लग रहा है। जो बच्चों की अंतर्दर्शी समझ होती है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चों को हम सीक्वेंस में बता देंगे ये तो बच्चे उसी में इसको रट लेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को, ये तो होगा नहीं। गणित गणना से पहले मतलब हमें गणना बाद में सिखाएंगे, संख्याओं के रूप में लिखना सिखा देना चाहिए, ये भी नहीं होगा। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑर्डर इररेलेवेंस है, अगर मान लो 2, 4, 5 या फिर 1 लिखा है तो हम बच्चों को, अगर इररेलेवेंस है नंबर का, ये ऑर्डर का सीक्वेंस में नहीं है, उसको मतलब इररेलेवेंस को इंकरेज करेंगे तो बच्चे खुद ही अपने आप मतलब सही समझने लगेंगे उस चीज़ को। तो किसका आंसर क्या होगा, ए और डी। पहला हमारा ऑप्शन सही है, ए और डी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को हायर लेवल की पढ़ाई हम लोग कराएंगे, प्रौद्योगिकी लेवल की पढ़ाई कराएंगे, तो पढ़ाई छोड़ ही देंगे, तो गलत हो जाएगा फिर। देखते हैं, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, डेवलपिंग रिगर इन कैलकुलेशंस। अगर कैलकुलेशन में हम लोग कठोरता दिखा देंगे तो बच्चे तब भी पढ़ाई से भागेंगे, मैथ से भागेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, मतलब लाइफ एक्सपीरियंस। जो बच्चे, जैसे बच्चा है वो दुकान में गया, उसके पास 10 रुपये थे, उसने 2 रुपये की टॉफी ली, कितने रुपये उसने बचा, इस तरह वो ईजिली मैथ को, कैलकुलेशन को ईजिली समझ पाएगा, जो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें बताना है नॉट करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सही, और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये देखते हैं आगे क्या होगा। ऑप्शन में, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। अब देखिए, गणित में हमारे प्रत्यक्ष मतलब जो प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट, प्राथमिक प्रत्यक्ष, गणित प्रत्यक्ष है, बात तो बिल्कुल सही है, पर कल्पना की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब तक इमेजिन करेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, जब इमेजिनेशन पावर है ही नहीं उनका, जब वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे तो वे कैसे सीखेंगे। ये तो गलत हो जाएगा, तो मैं नॉट फाउंड करना था, तो ये हमारा पहला सही है। अब देखते हैं, गणित के विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, बिल्कुल। गणित में एक स्पेशल वोकैबुलरी का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। आर्गुमेंटेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हायरार्किकल, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हायरार्की इन नेचर होता है, जैसे बॉड मास। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली टू डेवलप। स्पेशल मीन्स होता है स्पेशल, या कोई भी किसी वस्तु के आकार की स्थिति और क्षेत्र से संबंधित स्थानिक और भौगोलिक कोई भी रीजनिंग, या कोई भी मतलब कोई भी साइज हो, शेप हो, उसको आसानी से जानना, वो होता है स्पैक्टिकल रीजनिंग। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। आइडेंटिफाइंग टेसलिटेटिंग फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, और सुडोकू पहेली के को हल करना। एक प्राइमरी क्लास के बच्चे की बात हो रही है, हम लोग 1 से 5th क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तो बट ऑब्वियस है, सुडोकू प्ले तो नहीं होगा, पहले को हल करना, ये तो प्राइमरी क्लास के बच्चों में होगा नहीं। स्पैक्टिकल रीजनिंग, स्पैक्टिकल हमें कोई भी आकृति और शेप से, कि बच्चे ये आकृति है उसको शेप को जाने या पहचाने उस चीज़ों को। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, संख्या चार्ट, नंबर चार्ट तो बच्चों के इसमें आएंगे नहीं 1 to 5th में। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख, बार ग्राफ्स नहीं आएगा। टैसलिटेटिंग, चौपड़ को पहचानना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। इसमें क्या होता है, जैसे ये आकृति मैंने बनाई, ये है टैसलिटेटिंग आकृतियाँ। इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करती, इसे बोलते हैं टाइलिंग। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी शेप, टाइल, साड़ी किनारा, कोई भी एक आकृति होगी, ज्योमेट्री की आकृति, जिसमें बच्चे आसानी से कौन सा फिगर है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसे बोलते हैं टैसलिटेटिंग। हम लोग आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। नंबर चार्ट, क्यूजिनियर रोड्स, एबकस और जियोबोर्ड।
जियो बोर्ड तो बच्चे जो डिसेबल्ड होते हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए यूज़ किया जाता है। एबेकस भी, और संख्या चार्ट, नंबर चार्ट तो होगा नहीं, फ्रैक्शन बताना है हमें, तो फ्रैक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं क्यूजिनियर छड़ी। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमने बनाया क्यूजिनियर छड़ी, एक रॉड्स होती हैं, ये छड़ी हैं, इसमें संख्याएं लिखी होती हैं और बच्चों को इन संख्याओं, इन रॉड्स को देखते हुए संख्या फाइंड आउट करनी होती है, फ्रैक्शन बताना होता है, जैसे 1/2, 5/3, 4/5। क्यूजिनियर छड़ी से बच्चे आसानी से फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? अब हम लोग बात करेंगे नंबर की। नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। जब हम लोग कार्डिनल की बात करते हैं, कार्डिनल में जैसे 1 2 3 4 या कोई भी नंबर डेट जो हो जाएंगे कार्डिनल नंबर, डायरेक्ट नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल नंबर्स क्या बताते हैं, रैंक बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑर्डिनल सेंस में फिट बैठता है। प्रत्येक समूह में तीन टीम सदस्य, तीन टीम सदस्य बोल दिए, हमारा कार्डिनल है। इस डब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, 3 पेंसिल हैं और बोल दिया उन्होंने 3 पेंसिल, डायरेक्ट मेंशन कर दी, कोई पोजीशन नहीं बता रहा है, 3 पेंसिलों का समूह है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूँ, आई लिव ऑन दी 3rd फ्लोर, ये पोजीशन बता रहा है, 3rd फ्लोर में रह रहे हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑर्डिनल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का 3rd। दिस हाउस हैज़ दी 3 रूम्स, ये फिर नंबर बता रहे हैं, डायरेक्टली ये हो जाएगा कार्डिनल। तो हमारा आंसर क्या है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इस पर करेक्ट फाइंड आउट करना है। द यूनिट्स ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर, इफ टू फिगर्स हैव सेम एरिया देयर पैरामीटर्स आर इक्वल, इफ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल। अब जैसे हमारा पहला ऑप्शन है यूनिट, जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में हमारा मात्रक, हमारा जो यूनिट है उसे बोलते हैं मात्रक, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा। पर एरिया में हो जाता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये तो सेम होगा नहीं, ये गलत हो गया। द शेप ऑफ फिगर, जो शेप होता है फिगर का, जैसे आयत है, ये वर्ग है, ये वृत्त है, डिटरमाइंस द पेरीमीटर, बिल्कुल सही है। जैसे पेरीमीटर मीन्स होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है। जैसे ये वर्ग है, वर्ग की भुजा माने थे ए ए ए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं, आगे जैसे यही होता है, क्या गलत होता है। इफ़ टू फिगर्स हैव सेम एरिया, अगर कोई भी 2 फिगर लेते हैं, उनके सेम एरिया है तो पेरीमीटर भी इक्वल होंगे, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी 2 फिगर है, इनका एरिया अलग होगा, पेरीमीटर अलग होगा। पेरीमीटर मीन्स ये सारी भुजाओं का योग होता है। इफ़ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल, अगर 2 फिगर के पेरीमीटर सेम है तो एरिया इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सबके पेरीमीटर भी अलग होंगे और एरिया भी अलग होंगे, ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही देना चाहिए। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर ही देना चाहिए। हम लोग भिन्न की बात करते हैं, जो फ्रैक्शन है केवल हम लोग अपर प्राइमरी लेवल पे देंगे ऐसा नहीं है। हमारे जो फ्रैक्शन है वो क्लास 4th 5th में फ्रैक्शन का चैप्टर है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर ही डाली जा सकती है। अगर हम जो फाउंडेशन है एल्जेब्रिक थिंकिंग का प्राइमरी स्तर पर डाल देंगे तो हमारा जूनियर में, हमारा सेकेंडरी में हम जो एल्जेब्रा है बहुत हेल्पफुल होगी, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही एरिया का मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए। समझ को बेहतर करने के लिए जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर नेगेटिव नंबर पहले ही बता देंगे तो पहले बच्चों को पॉजिटिव नंबर्स में हम लोग ऐड, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बताना चाहिए। पहले ही नेगेटिव नंबर पर आ जाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन यही सही लग रहा है, प्राथमिक बच्चों के अकॉर्डिंग देखते हुए कि बीजगणितीय अगर विचारों की नींव हम लोग प्राथमिक स्तर भी डाल देंगे तो बच्चे मैथ ये हमारे मैथमेटिक करिकुलम में है, ये जो बीजगणितीय है वो हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना है, हमें करेक्ट बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ट्रायंगल। बच्चों की समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ओके, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए।
संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज ही दिखा देंगे तो बाकी विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज को क्या होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, तो कोई सेंस नहीं बनना है। अगर हम बच्चों को पहले परिभाषा बता देंगे, हम एक मॉडल होता है, कॉन्सेप्ट है इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव मॉडल और डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या होता है कि इंडक्टिव में होता है पहले हम लोग बच्चों को एग्जांपल दे देते हैं, बच्चों को पहले समझा देते हैं ये चीज़ क्या है, देन वो बच्चे आगे फर्दर परिभाषा या सूत्र में जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सूत्र नहीं बता देंगे, पहले हम लोग जानेंगे सूत्र निकला कैसे, ये होता है इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम लोग ने डायरेक्ट सूत्र बता दिया, अब बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसा नहीं करते, नहीं पहले परिभाषा नहीं बताएंगे, पहले हम लोग बताएंगे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों को दिखा दो ये त्रिभुज है, बच्चों के सामने ये आकृतियां रख देनी चाहिए बहुत सारी, तब बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे, बच्चों को दिखाना चाहिए, तब बच्चे फाइंड आउट कर लेंगे त्रिभुज कौन सा है। अगर वो नहीं समझ पाए उन्हें फिर समझाइए आप। तो ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है 43 का 2।